नमस्कार। आज के इस बेहद अहम एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारी और आपकी थाली से जुड़ा है। हम कृषि क्षेत्र में बन रहे उस अदृश्य एकाधिकार, उस मोनोपोली का विश्लेषण करेंगे जिसने हमारे खाने की पूरी सप्लाई चेन को एक बहुत ही जटिल जाल में तब्दील कर दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा सोचिए, कोई इंसान एक किसान है। पिछले 40 सालों से अपने ही खेत में शांति से खेती कर रहा है। कनाडा के 68 साल के पर्सी शेमेसर के साथ भी बिल्कुल यही था। एक दिन अचानक हवा से उड़कर कुछ बीज उनके खेत में आते हैं और प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं। और इसका नतीजा, $1 बिलियन की केमिकल कंपनी ने उन पर पेटेंट के उल्लंघन का मुकदमा ठोक दिया, और वो भी सीधा सुप्रीम कोर्ट तक। बदकिस्मती से पर्सी वो केस हार गए। अब इस पूरी घटना को देखकर दिमाग में एक बहुत ही डरावना सवाल पैदा होता है। आखिर हमारे भोजन को असल में कंट्रोल कौन कर रहा है? तो इस पूरे मायाजाल को डिकोड करने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में बांटेंगे। पहला, ये रासायनिक एकाधिकार कैसे बना। दूसरा, टर्मिनेटर बीजों का क्या खतरा है। तीसरा, कैसे इसने कर्ज और स्वास्थ्य का संकट पैदा किया। चौथा, मोनोकल्चर के बड़े जोखिम। और आखिर में सबसे अहम बात, हम अपनी फूड सप्लाई को वापस कैसे सुरक्षित कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कृषि में इस रासायनिक एकाधिकार यानी केमिकल मोनोपोली की। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो टाइमलाइन सच में बहुत चौंकाने वाली है। 1901 में मॉन्सेंटो नाम की एक कंपनी आर्टिफिशियल स्वीटनर सैकरिन बनाना शुरू करती है। चलिए बात समझ में आती है। लेकिन 1962 आते आते यही कंपनी एजेंट ऑरेंज नाम का एक मिलिट्री केमिकल बनाने लगती है। जी हाँ, ये वही केमिकल है जिसे वियतनाम युद्ध में जंगलों को राख करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इसमें मौजूद डायऑक्सिन इतना जहरीला था कि वहां कई पीढ़ियों तक बच्चों में भयानक जन्मजात विकृतियां देखी गईं। और फिर ये कंपनी अचानक कृषि की तरफ मुड़ जाती है। 1974 में इनका राउंडअप यानी ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड मार्केट में आता है। लेकिन असली गेम चेंजर साबित होता है 1996, जब ये बाजार में उतारते हैं राउंडअप रेडी सीड्स। ये ऐसे पेटेंटेड बीज थे जिन पर इनके खुद के खतरनाक केमिकल का कोई असर ही नहीं होता था। मतलब बीज भी इन्हीं का और केमिकल भी इन्हीं का। अब आते हैं दूसरे सबसे खतरनाक पहलू पर, टर्मिनेटर बीजों का खतरा। ये टर्मिनेटर सीड्स आखिर हैं क्या? इन्हें जेनेटिक यूज रिस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजी या शॉर्ट में GURT कहा जाता है। आसान भाषा में कहें तो ये ऐसे जेनेटिकली इंजीनियर्ड पौधे हैं जिनमें जानबूझकर एक सुसाइड जीन डाल दिया गया है। सुनकर ही अजीब लगता है ना? इसका सीधा सा मतलब ये है कि पौधा तो बहुत अच्छे से उगेगा, लेकिन उससे जो बीज निकलेंगे वो पूरी तरह से बांझ होंगे, स्टेराइल होंगे। अब सबसे बड़ा खौफ इस बात का था कि अगर गलती से भी हवा या कीड़ों के जरिए क्रॉस पॉलिनेशन हो गया या जीन म्यूटेट कर गया और ये सुसाइड जीन हमारी प्राकृतिक फसलों में चला गया, तो जरा सोचिए, पूरी दुनिया की खाद्य सुरक्षा ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। अगर हम हजारों सालों से चली आ रही हमारी प्राकृतिक परंपरा और आज के इस कॉर्पोरेट मॉडल को अगल बगल रख के देखें तो फर्क बिल्कुल साफ नजर आता है। सदियों से क्या होता आया है, किसान फसल काटता है, उसमें से सबसे मजबूत और बेहतरीन बीज अगले सीजन के लिए बचा लेता है और फिर उन्हें बो देता है। सिंपल। लेकिन इस कॉर्पोरेट बीज चक्र ने इस पूरी चेन को ही तबाह कर दिया। सख्त पेटेंट कानूनों और उन सुसाइड जीन्स की वजह से बीजों को बचाना या तो गैर कानूनी हो गया या फिर वैज्ञानिक रूप से असंभव। नतीजा, किसानों को हर साल नए बीज खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि बहुत ही चालाकी से इंजीनियर की गई एक निर्भरता थी। अब बीजों की इस पूरी जेनेटिक्स को एक बहुत ही शानदार उदाहरण से समझते हैं, हाइब्रिड विगोर का विज्ञान। स्रोत सामग्री में दी गई क्रिकेट टीम की एनालॉजी बिल्कुल सटीक बैठती है। मान लीजिए, हाइब्रिड बीजों की पहली जनरेशन, जिसे F1 कहते हैं, वो एक ऑल स्टार क्रिकेट टीम की तरह है। हर खिलाड़ी अपने रोल में एकदम परफेक्ट है। लेकिन जब आप उसी फसल से निकले बीजों को अगली बार यानी F2 जनरेशन के तौर पे बोते हैं, तो जेनेटिक्स के नियमों के हिसाब से वो सारे शानदार गुण बिखर जाते हैं। टीम बिखर जाती है, पैदावार अचानक से 20 से 50% तक गिर जाती है। और यही वो बिंदु है जहां किसान हार कर फिर से नए बीज खरीदने पर मजबूर हो जाता है। इस पूरी व्यवस्था का जो असली खामियाजा भुगतना पड़ा, वो है हमारा तीसरा पॉइंट, कर्ज और स्वास्थ्य का भारी संकट। ये जो जानबूझकर निर्भरता पैदा की गई थी, इसने धीरे धीरे एक खौफनाक कर्ज के जाल का रूप ले लिया। बात है 1990 के दशक की, जब भारत में महंगे BT कॉटन बीज उतारे गए। शुरुआत में तो सब कुछ बहुत अच्छा लगा कि कोई जादू हो गया है।
लेकिन प्रकृति अपना रास्ता निकाल ही लेती है। जल्द ही मुख्य कीड़े बॉलवॉर्म ने खुद को इन बीजों के अनुकूल ढाल लिया। अब सोचिए उस किसान की हालत। पहले महंगे बीज खरीदे, अब उन कीड़ों को मारने के लिए और भी महंगे रासायनिक कीटनाशक खरीदने पड़ रहे हैं। खर्च बेतहाशा बढ़ता गया, फसलें बर्बाद होने लगी और किसान एक ऐसे कर्ज के जाल में फंसता चला गया जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। और इस कर्ज के जाल का जो अंतिम परिणाम निकला वो दिल दहला देने वाला है। एनसीआरबी का आधिकारिक डेटा बताता है कि 1995 से लेके 2018 के बीच भारत में 3 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का जीता जागता और खौफनाक सबूत है कि ये कर्ज का चक्र किसानों के लिए असल में कितना जानलेवा साबित हुआ। आर्थिक तबाही तो हुई ही, लेकिन स्वास्थ्य पर जो असर पड़ा वो भी किसी बुरे सपने से कम नहीं है। कैलिफोर्निया में एक स्कूल के ग्राउंड कीपर थे ली जॉनसन। उन्होंने राउंडअप बनाने वाली कंपनी पर केस कर दिया क्योंकि उस केमिकल के लगातार इस्तेमाल से उन्हें कैंसर हो गया था। और पता है क्या? कोर्ट ने उन्हें $87 मिलियन का हर्जाना दिलवाया। अब जरा भारत की तरफ देखिए। केरल में एंडोसल्फान नाम के कीटनाशक के हवाई छिड़काव ने ऐसी तबाही मचाई कि वहां भयानक जन्मजात विकृतियां देखने को मिली। और पंजाब का मालवा बेल्ट, जो कभी हमारी हरित क्रांति का चमकता हुआ केंद्र था, आज वहां हालात इतने खराब हैं कि कैंसर के मरीजों से भरी एक पूरी ट्रेन को ही लोग कैंसर एक्सप्रेस के नाम से बुलाते हैं। अब नजर डालते हैं चौथे पहलू पर, मोनोकल्चर यानी एकल खेती के जोखिम और इसका हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा से कनेक्शन। एक पल के लिए सोचकर देखिए, क्या होगा अगर पूरे देश का खाना सिर्फ कुछ ही चुनिंदा जेनेटिक किस्मों पर निर्भर हो जाए? आज के समय में पूरी दुनिया का बीज बाजार मुख्य रूप से सिर्फ और सिर्फ 4 बड़े कॉरपोरेशंस के नियंत्रण में है, बायर, कॉर्टेवा, सिंजेंटा और BASF। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमने अपने खेतों से उस प्राकृतिक विविधता, उस डाइवर्सिटी को लगभग खत्म कर दिया है जो हमेशा से किसी भी नई बीमारी के खिलाफ हमारा सबसे बड़ा प्राकृतिक सुरक्षा कवच हुआ करती थी। और ये प्राकृतिक विविधता खोने का अंजाम क्या हो सकता है? इतिहास में इसका एक बहुत ही कड़वा सबक मौजूद है। बात 1841 की है, जब आयरलैंड की पूरी आबादी मुख्य रूप से सिर्फ एक ही तरह के आलू, लंपर आलू पर निर्भर थी। फिर क्या हुआ? एक फंगल इन्फेक्शन आया और क्योंकि उनके पास कोई बैकअप नहीं था, कोई दूसरी वैरायटी नहीं थी, पूरी की पूरी फसल तबाह हो गई। इस त्रासदी में लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। एकल खेती या मोनोकल्चर के ये विनाशकारी जोखिम साफ बताते हैं कि अगर भविष्य में कभी जैविक युद्ध या बायोलॉजिकल वॉरफेयर जैसी स्थिति बनती है तो हम कितने बड़े संकट में पड़ सकते हैं। और अगर हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी के नजरिए से सप्लाई चेन को देखें तो हालात और भी चिंताजनक लगते हैं। आज खेती के लिए बेहद जरूरी पोटाश हम 100% बाहर से मंगवाते हैं। यूरिया बनाने के लिए जो प्राकृतिक गैस चाहिए उसका 80% भी आयात होता है। हॉर्मुज़ डल डमरू मध्य जैसे ग्लोबल सप्लाई रूट्स पर इतना ज्यादा निर्भर होना खुद में एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिम है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि हमारे पास समाधान यही मौजूद है। राजस्थान की जमीन के नीचे 23,000 मिलियन टन पोटाश का भंडार दबा पड़ा है, जिसे सॉल्यूशन माइनिंग तकनीक से निकाला जा सकता है। और यूरिया के लिए हम अपने भरपूर सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके ग्रीन अमोनिया बना सकते हैं। घरेलू विकल्प पूरी तरह से मौजूद हैं। तो क्या सब कुछ खत्म हो चुका है? बिल्कुल नहीं। अब आते हैं अपने 5वें और सबसे अहम हिस्से पर। हम अपनी फूड सप्लाई को वापस अपने हाथों में कैसे ले सकते हैं? अपनी खाद्य सुरक्षा को वापस हासिल करने के लिए स्रोत सामग्री में कुछ बहुत ही बड़े और कारगर समाधान सुझाए गए हैं। सबसे पहले हमें फर्टिलाइजर्स के स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स बनाने होंगे। राजस्थान से पोटाश निकालने के लिए सॉल्यूशन माइनिंग तकनीक पर तेजी से काम करना होगा और सौर ऊर्जा का उपयोग करके ग्रीन अमोनिया को अपनाना होगा। इसके साथ ही पब्लिक सेक्टर के बीज प्रजनन कार्यक्रमों में जमकर फंडिंग करनी होगी। और हाँ, स्वालबार्ड या चांगला जैसे नेशनल सीड वॉल्स को और भी मजबूत करना होगा। सच तो ये है कि आत्मनिर्भर बनने की तकनीक और संसाधन दोनों हमारे पास पहले से ही मौजूद हैं। लेकिन बदलाव सिर्फ बड़े स्तर पर नहीं हो रहा, जमीनी स्तर पर भी लोग कमाल कर रहे हैं। साल 2004 में आंध्र प्रदेश के पूनोकोला गांव ने एक मिसाल कायम की। उन्होंने सारे खतरनाक रसायनों को किनारे किया और सिर्फ नीम और लहसुन का इस्तेमाल करके पूरे गांव को सफलतापूर्वक पेस्टिसाइड मुक्त बना दिया।
इसके अलावा हमारे देश में 50 करोड़ से ज्यादा पशु हैं जिनके गोबर से हम बेहतरीन क्वालिटी का बायो कंपोस्ट बना सकते हैं। सरकार भी जैविक खेती करने वालों को 20-30% ज्यादा एमएसपी दे सकती है। लेकिन सबसे बड़ी ताकत तो उपभोक्ताओं के पास है। अगर हम सीधे किसानों से स्थानीय सब्जियां खरीदें या हो सके तो अपने घर में ही थोड़ी बहुत सब्जियां उगाना शुरू करें, तो बाजार का रुख बदल जाएगा। क्योंकि नियम सीधा है, जब मांग बदलेगी तो बाजार को भी बदलना ही पड़ेगा। तो इस पूरी स्रोत सामग्री का गहराई से विश्लेषण करने के बाद एक बहुत ही सीधा लेकिन बहुत गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। जब देश का और खुद मानव अस्तित्व सिर्फ एक छोटे से बीज पर टिका है, तो आप वो बीज किसके हाथों में सुरक्षित देखना चाहेंगे? ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसे कल पर टाला जा सके। इस पर आज और अभी विचार करने की जरूरत है। इस विश्लेषण में हमारे साथ गहराई तक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।